हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट इज कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर्स। यानी कि कैलिफोर्निया में जो लॉस एंजलिस प्लेस है, उसके कई इलाकों में जो है रिसेंटली पिछले एक महीने से जो है ये कई घटनाएं वहाँ पे वाइल्ड फायर्स की हुई, और जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान भी हुआ, लाइफ का भी नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। और ये टॉपिक जो है ये लगभग इंडिया के सारे ही न्यूज़पेपर्स में कवर किया गया। तो एकदम हाईलाइटेड ये टॉपिक है इस पूरे मंथ का। तो आज इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे बिल्कुल डिटेल में समझने की कि ये वाइल्ड फायर्स क्या थी और इसके पीछे की जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं इस फायर के पीछे, और साथ में जो क्लाइमेट चेंज है उसके साथ भी इसको समझेंगे। तो देखिए, और अगर एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी के लिए ये टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जीएस पेपर वन की अगर हम बात करें, जीएस पेपर वन की बात करें और जीएस पेपर थ्री, जीएस पेपर वन यानी कि ज्योग्राफी, तो वहां के लिए भी ये टॉपिक जरूरी रहेगा, क्योंकि कुछ विंड्स हैं जिनकी वजह से जो है ये आग फर्दर फिर बढ़ी है। मतलब कुछ ऐसी हवाएं हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, जो कि सेंटा एना विंड्स हैं। तो इस टॉपिक में मेनली जो अभी हमने पढ़ना है, तो एक एज ए नेचुरल डिजास्टर की तरह इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वो मतलब फायर फायर को कंट्रोल करना, क्या क्या मेजर हो सकते हैं, वो एक जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका एक टॉपिक बन सकता है। लेकिन अभी इस लेक्चर में जो समझेंगे वो जीएस पेपर वन यूपीएससी और जीएस पेपर थ्री। पेपर वन के अकॉर्डिंग समझें तो ज्योग्राफी है उसमें, और ज्योग्राफी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रह सकता है। और साथ में दूसरा जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि ये जो घटना हुई, अब हर साल तो ऐसी घटना वहां नहीं होती है, तो पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। और इस बार जो है 2024 की जो विंटर्स थी, यानी कि अक्टूबर से जनवरी का जो महीना था, तो दिसंबर में भी घटनाएं और अभी भी जनवरी में भी घटनाएं जो है वहां पे देखी गई। तो ये जो 2024 और 25 वाला जो ईयर है, इस साल इतनी घटनाएं क्यों हुई? तो मतलब क्लाइमेट चेंज जो है धीरे धीरे जैसे वो बढ़ रहा है, तापमान धरती का बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी इससे रिलेटेड है। तो मतलब ये टॉपिक अब में भी आपने इतने दिनों से न्यूज में है तो इसको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। लेकिन बहुत एक कोर जो फैक्ट्स हैं, अभी हम इस लेक्चर में उसी के ऊपर बात करेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि एक बेसिक एसेंस जो है वो आपको समझ आएगा एकदम, जो ल्यूसिड वे में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, जो बेसिक ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं, खास करके सेंटा एना विंड्स, कि कैसे वो हवाएं जो हैं इस आग को बढ़ाने का काम करती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टॉपिक है हमारा कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर, यानी कि वाइल्ड फायर्स इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहां पे ये वाइल्ड फायर की घटना हुई। एज सच ये तो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए। उससे पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझते हैं, यानी कि अगर एक वर्ल्ड मैप रफली सा मैं आपको वर्ल्ड मैप समझाऊं, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझिए, एक रफली सा स्ट्रक्चर अगर आपको समझाया जाए वर्ल्ड मैप का, तो देखिए, मतलब ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज अगर मैं आपको बताऊं, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, उसी तरह यहाँ पे ये अफ्रीका, और आ गई इंडिया। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसके यहाँ पे, अब ये मैप उतना प्रॉपर नहीं है, बस समझाने के लिए, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ये कैलिफोर्निया है, और कैलिफोर्निया में ही जो है वो लॉस एंजलिस एक शहर है, उसके अंदर फिर हॉलीवुड सिटी और ऐसे बहुत सारे एरियाज वहां पे हैं। तो ये बेसिक सा अमेरिका की ज्योग्राफी। तो ये अमेरिका का इस तरफ ये ईस्टर्न पार्ट हुआ और ये वेस्टर्न पार्ट हुआ। तो ये फायर की जो घटना है वो इस वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है, खास करके कोस्टल जो सिटीज हैं लॉस एंजलिस वगैरह, वहां पे ये घटना देखने को मिलती है। तो पहले तो ज्योग्राफी में एक बेसिक पॉइंट आप ये समझिए कि दुनिया में, मतलब जब हम, मतलब दुनिया में जितने भी ऐसे प्लेसेस हैं जो कि कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन में होते हैं, यानी कि यहाँ जितने भी प्लेसेस होंगे इधर वेस्टर्न मार्जिन में, या फिर यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन पे, यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन पे, इक्वेटर वालों को अगर छोड़ दें, मैं ट्रॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, 30 डिग्री के आसपास जो प्लेसेस होते हैं, तो वहां पे कोल्ड करंट उसके साथ रहता है। मतलब जो जब भी आप कोल्ड करंट देखेंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर जो करंट गया ये हम्बोल्ट या पेरू करंट है, ये जो नीचे करंट आ रहा है ये कैलिफोर्निया करंट है, यहाँ से जो नीचे करंट आ रहा है ये ब्राजीलियन करंट है, यहाँ से जो करंट आएगा वो ये कैनरी करंट है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जो करंट है, कहीं पे बेंगुलर करंट होगा, अलग अलग करंट ऐसे देखने को मिलते हैं। ये हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट होगा। तो क्रक्स ये है कि कॉन्टिनेंट्स में जो भी वेस्टर्न मार्जिन होते हैं, जो वेस्टर्न साइड्स होती हैं, खास करके 30 डिग्री के आसपास, मतलब दो परिस्थितियां, 30 डिग्री के आसपास वाला इलाका हो और कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड हो, तो वहां पे ड्रायर कंडीशंस होती हैं हमेशा।
ड्राई कंडीशंस क्यों होती हैं? बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स में मोस्टली जो विंड्स हैं, जैसे ट्रेड विंड्स की बात करें, इस तरह वो ब्लॉ करती हैं, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लॉ करती हैं, तो वो एंटर करती हैं किसी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे और लीव करती हैं वेस्टर्न मार्जिन पे। तो अगर इन विंड्स में कहीं मॉइस्चर है तो इस तरफ ज्यादा लाइकली है कि बारिश हो जाएगी और यहाँ तक आते आते विंड्स ड्राई हो जाती हैं। एक फैक्टर तो ये है कि मतलब जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड्स हैं वो ज्यादा ड्रायर क्यों रहते हैं। ट्रॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं, 30 से 30 डिग्री वाला जो रीजन रहता है। और साथ में अगर दूसरा एक फैक्टर देखें तो कॉन्टिनेंट्स की जो वेस्टर्न मार्जिन हैं वहां हमेशा कोल्ड करंट रहते हैं, जो भी मैंने समझाया। वो एक डिटेल्ड टॉपिक है, जब आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे वार्म और कोल्ड करंट दोनों पढ़े जाते हैं। अब इतना समझिए कि कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न मार्जिन होते हैं वहां पे हमेशा कोल्ड करंट रहते हैं, और ये कोल्ड करंट जो है एक डेसिकेटिंग या ड्राइंग इफेक्ट उस जगह को देते हैं। एक प्रोसेस होती है जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, यानी कि कहीं पे भी अगर कोल्ड करंट गुजरेगा उसके आसपास की जो लैंड होगी वो उसको ड्राइंग इफेक्ट देते हैं, और ड्राइंग इफेक्ट के साथ साथ जो है टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशंस हो जाती है, यानी कि हवा का जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली गिरता है, और ऐसी जब परिस्थिति बनती है तो बारिश होने की संभावना नेग्लेक्ट हो जाती है। ये अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक है, दैट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। अभी इस टॉपिक को समझने के लिए आप एक इतना करेक्ट समझिए, फिर हम मेन पॉइंट्स पे आएंगे। हमारा जो टॉपिक है लॉस एंजलिस की जो वाइल्ड फायर हुई और खास करके सेंटा एना एक विंड्स होती हैं, उनका उस पर क्या योगदान है, उस आगजनी की घटना में उन सेंटा एना विंड्स का क्या योगदान है। तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि कॉन्टिनेंट्स की जो वेस्टर्न साइड्स होती हैं वो कंपैरेटिवली ड्रायर होती हैं ईस्टर्न साइड के मुकाबले। दो कारण बता दिए, क्योंकि कॉन्टिनेंट में जब भी हवाएं एंटर करती हैं, अगर वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हो तो वो ईस्ट से आएंगी, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड हो तो वो साउथ ईस्ट से आएंगी। मतलब ईस्ट में हवाएं एंटर करती हैं, वेस्ट से निकलती हैं। तो अगर इन हवाओं में मॉइस्चर है तो इधर वो मॉइस्चर खत्म हो जाता है, ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मॉइस्चर यहाँ शेड हो जाएगा और यहाँ पहुंचते पहुंचते ड्राई हो जाती है। एक कारण तो ये है जो ओवरऑल मैं आपको पूरी दुनिया का ही बता रहा हूँ, और दूसरा कारण कि कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न मार्जिन होते हैं वहां पे हमेशा कोल्ड करंट उसके बगल में बहता है, और वो कोल्ड करंट वहां पे ड्राइंग इफेक्ट देता है, डेसिकेटिंग इफेक्ट देता है, जिससे वो एरियाज कंपैरेटिवली ड्रायर रहते हैं। इसलिए दुनिया के आप जितने भी डेजर्ट देखें वो आपको 30 डिग्री के अराउंड मिलेंगे और साथ में कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ये एटाकामा डेजर्ट हो गया, यहाँ देखें तो कैलिफोर्निया या मोहावे डेजर्ट हो गया, चिहुआ हुआन डेजर्ट हो गया, मोहावे, ऐसे छोटे छोटे डेजर्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखें तो ऊपर सारा डेजर्ट हो जाएगा, अफ्रीका में नीचे देखें तो कालाहारी और नामीब डेजर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दुनिया में यहाँ पे देख लें तो ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ऐसे बहुत सारे आपको ईस्ट जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे डेजर्ट दिखेंगे। तो उसका मेन कारण ये है जो भी मैंने आपको समझाया। लेकिन ये तो जस्ट एक फैक्ट हुआ। हमारा जो टॉपिक है वो है लॉस एंजलिस में फायर की घटना क्यों हुई, और साथ में एक विंड्स है सेंटा एना, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी कि वो विंड्स कैसे उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूटर हैं, वो विंड्स कैसे इस परिस्थिति को एग्रेवेट करती हैं, कैसे ये जो आगजनी की घटना है ये बहुत ज्यादा हो जाएगी उस सेंटा एना विंड्स के कारण। तो वन बाय वन इसको समझते हैं। देखिए, एक तो है अगर रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज देखें तो मतलब अभी जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार मतलब पिछले जो 150 सालों का जो रिकॉर्ड है कैलिफोर्निया का, तो देखो वो एरिया कंपैरेटिवली ड्रायर तो है लेकिन फिर भी वहां बारिश होती है। अक्टूबर से जनवरी का जो समय है उस समय वहां पे बारिश होती है। लेकिन इस बार जो है आधा सीजन गुजर चुका था और इतनी मतलब ड्रायर कंडीशन इससे पहले कभी नहीं देखी गई। मतलब पिछले 50 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें, 150 ईयर्स का रिकॉर्ड देखें, इस बार सबसे लिस्ट रेनफॉल वहां पे हुई है। अब सोचो अगर लिस्ट रेनफॉल हुई होगी तो उसकी वजह से लॉस एंजलिस मतलब कैलिफोर्निया के आसपास के जो एरियाज हैं जिसमें लॉस एंजलिस शहर भी है, तो मतलब वहां पे बहुत ज्यादा ड्रायर कंडीशंस थी। आसपास के जो फॉरेस्ट थे वो एकदम ड्राई हो चुके थे, वहां पे सूखी जो भी लकड़ियां होंगी, पत्ते होंगे, वो एकदम ड्राई हो चुके थे। और जब ऐसी ड्राई परिस्थितियां होंगी तो वो एक फ्यूल का काम करती है फायर के लिए। फिर फायर कैसे लगी वो एक अलग बात है, वो अभी हम उसको समझेंगे। लेकिन फायर के लिए पहले फ्यूल होना चाहिए, तो वो सूखी लकड़ियां, पत्ते, क्योंकि बहुत कम वहां पे बारिश देखने को मिली। जितनी सामान्य बारिश होती थी उसके कई गुना कम प्रतिशत जो है इस बार वहां पे बारिश हुई। तो सेकंड ड्राइएस्ट इसको बोला गया है, मतलब 150 सालों में। एक आधे चांसेस और थे जब ऐसी ड्राई परिस्थितियां रही। तो मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेनली ये है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जो पिछले कई सालों से नोटिस किया जा रहा है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज पैटर्न के कारण जो है प्रेसिपिटेशन और जो इवेपोरेशन के बिहेवियर्स हैं उसमें बदलाव आया है। कभी सर्दी पड़ती है तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, गर्मी आएगी तो बहुत ज्यादा गर्मी आएगी। तो मेनली इट इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो मतलब कैलिफोर्निया में मैंने आपको बताया ऑलरेडी वो ड्रायर रीजन है। क्यों है वो मैंने समझाया, क्योंकि उसके बगल में कोल्ड करंट बहता है, एक तो वो कारण।
दूसरा वो अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में है, और जो भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड्स में प्लेसेस होते हैं वो ज्यादा ड्रायर एरियाज होते हैं, इसलिए डेजर्ट भी ज्यादा उसी जगहों पे बनते हैं। तो इन दोनों प्लेसेस में जो है वो कैलिफोर्निया या उसके अंदर आने वाला शहर लॉस एंजलिस दोनों परिस्थितियों में फिट बैठता है। तो सोचो, एक तो गर्मी, एक्सेसिव हीट, उसके साथ एब्सेंस ऑफ रेन, तो ये दो कंडीशन जब कंबाइन करती हैं तो जो वहां की वेजिटेशन थी ये पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। तो वेजिटेशन ड्राई हुई, जिसकी वजह से वहां पे आग की घटना हुई, और उस आग को फर्दर फिर बढ़ाया इन विंड्स ने, यानी कि सेंटा एना विंड्स, जो प्रॉपर मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये टॉपिक ज्यादा हमारा सेंटा एना विंड्स के ऊपर ही है, तो उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये तो हुआ रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज। देन अब समझते हैं रोल ऑफ सेंटा एना विंड्स। देखो, सेंटा एना विंड से आग नहीं लगी, आग पहले की लगी थी, उस सेंटा एना विंड्स ने उस आग को बढ़ावा दिया। अब समझते हैं कैसे। देखो, आप एक इमेजिन कीजिए कि सूखा घास रखा है और उस पर एक बार आग लगा दी, एकदम सूखा घास है, सूखी लकड़ियां हैं, एक बार अगर उस पर आग लगा दी, उसके बाद चाहे आप कितनी भी हवाएं उसके सामने लगा दो, उन हवाओं से वो आग बुझेगी नहीं, बल्कि फर्दर वो एग्रेवेट होगी, फर्दर वो स्प्रेड करेगी। वो आग उसके लिए एक फ्यूल का काम करती है। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि कैसी भी हवा होगी वो आग को बढ़ाएगी, ये तो बेसिक बात है। पर सेंटा एना कुछ और काम भी करती है। ये उस जगह को और ज्यादा ड्रायर भी बनाती है। हवा जो है, एक विंड मतलब मूवमेंट ऑफ एयर जो है, वो तो आग को बढ़ाएगा ही, वो तो जनरली कोई भी हवाएं हो वो आग को बढ़ाएंगी। पर सेंटा एना की खास बात यह है कि वो जब पहाड़ों से नीचे आती हैं, अभी हम समझेंगे, तो वो इस रीजन को और ज्यादा ड्रायर बनाती है। सोचो, ऐसा रीजन जहां पे 150 सालों में दूसरी बार की सबसे कम बारिश हुई है, जो पहले ही इतने कई महीनों से सूखा पड़ा हुआ था इलाका, सूखी लकड़ियां, सूखे घास वहां पे इकट्ठे थे, और वहां पे आग की घटना हुई। अब जब ये सेंटा एना विंड्स नीचे आई, तो वो इस एरिया को और ज्यादा ड्रायर बनाएंगी, इसकी ह्यूमिडिटी को एकदम खत्म कर देगी। थोड़ी बहुत अगर संभावना होगी भी बारिश की, उसको भी पूरी तरह से जो है नेग्लीफाई कर देगी, नेग्लेक्ट कर देगी। तो इन सेंटा एना विंड्स के बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, अब थोड़ा अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ऐसे रफली मैं आपको समझाऊं, अगर ये नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में मतलब ये जो रीजन है यहाँ पे, जो ये कैलिफोर्निया वाला रीजन है, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस वाला जो रीजन है, तो नॉर्थ अमेरिका में क्या है कि बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ऐसे एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है नॉर्थ अमेरिका में। इस माउंटेन चेंज को हम बोलते हैं रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स मतलब एकदम कोस्ट के पास भी नहीं है, थोड़ा सा अंदर है, पर इसको हम मानते हैं इसी तरफ ही मानते हैं, मतलब वेस्टर्न यूएसए में ही हम इसको कंसिडर करते हैं, पर एकदम कोस्ट पे नहीं है। और कोस्ट पे जैसे यहाँ पे कोस्ट लाइन है, फिर अंदर डेजर्ट्स भी हैं, और अंदर कुछ सिटीज भी वहां पे हैं, और साथ में यहाँ पे एक माउंटेन भी है। ये छोटी माउंटेन चेन है, रॉकीज के मुकाबले बहुत छोटी माउंटेन चेन है, जिसको बोलते हैं सीरा निवाडा। सीरा निवाडा। तो दो चीजें बताई, एक बड़ी माउंटेन चेन दैट इज रॉकी माउंटेन चेन, और दूसरी जो बताई दैट इज सेरा निवाडा, जो कंपैरेटिवली इसके मुकाबले छोटी माउंटेन चेन है। अब देखो, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करके अगर आपको दिखाऊं, तो देखो, यहां पे आप समझिए, इसी डायग्राम को समझिए, ये वही लॉस एंजलिस वाला रीजन है। अब देखो, ये इधर ये शो हुए हैं, जो ये वॉयलेट कलर में है, ये हो गए रॉकीज माउंटेन, अभी जो मैंने आपको समझाए। जो बड़ी माउंटेन चेन है, ये रॉकीज हो गई। हालांकि इसमें तो मैप मैग्नीफाइड दिखाया गया है, ये एरिया एकदम आप सोचो कोस्ट वाला ही एरिया है, थोड़ा अंदर है, इंटीरियर में है, उतने इंटीरियर में नहीं, हम इसको वेस्टर्न अमेरिका में ही कंसिडर करते हैं। तो ये रॉकीज माउंटेन हो गए, और इधर वाले ये मैंने आपको बताया सीरा निवाडा। और ये सीरा निवाडा और रॉकीज माउंटेन के बीच में एक बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है, एक प्लेट्यू जैसा एरिया है, और ये डेजर्ट एरिया है, और इस डेजर्ट एरिया को बोलते हैं ग्रेट बेसिन। अब आ जाते हैं उसी डायग्राम में। अब एक पिक्चर आपके माइंड में बन गई है कि इधर रॉकीज हो गए, इधर सीरा निवाडा हो गए, और इधर ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट हो गया। अब किसी कारण, वो मैं समझाऊंगा भी आपको, किसी कारण ये हवाएं इस ग्रेट बेसिन डेजर्ट से नीचे उतरती हैं, क्योंकि डेजर्ट हाइट में है। ये दो पहाड़ हैं, इसके ऊपर ये हाइट में ये डेजर्ट है, इससे नीचे हवाएं उतर के आती हैं। हवाएं जब नीचे आती हैं तो यहाँ पे कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस और उसके आसपास इलाकों में पहुंचती हैं, जहां पे अभी फायर की घटना हुई, और इस फायर की घटना को इन विंड्स ने बढ़ाया। अब देखो, फायर की घटना क्यों हुई ये बताना मुश्किल है, पर फायर की घटना के लिए पहले वहां पे वो फ्यूल होना आवश्यक है। और फ्यूल आपको मैंने समझाया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से
पिछले 150 सालों में दूसरी बार ऐसा हुआ कि सबसे कम रेनफॉल हुई, जिसके कारण कई महीनों से वहां पे सूखी लकड़ियां थी, घास सूखी थी, वो कंटेंट जो है वो अकोमुलेट होता रहा। और एक बार जब ऐसा कंटेंट अकोमुलेट हो जाए तो उसके बाद जो फॉरेस्ट फायर है किसी भी कारण हो सकती है। वो शॉर्ट में अभी समझिए, देखो दो तरीके होते हैं, या तो नेचुरल तरीके से फायर हो सकती है, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड। अगर मैं नेचुरल तरीके की बात करूं, या तो कोई वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी बाहर आया, उसके संपर्क में आया तो आग लग गई, जो कि ऐसा इस बार नहीं हुआ। दूसरा लाइटनिंग, अगर थंडर स्टॉर्म है और जब लाइटनिंग जैसी अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं, लाइटनिंग वहां पे अटैक करती है उस रीजन को, तो उस लाइटनिंग की वजह से भी अगर सूखी लकड़ियां हैं वो आग पकड़ सकती हैं। ये तो नेचुरल कंडीशंस हुई दोनों। एक और नेचुरल कंडीशंस होती हैं, उसमें देखो क्या होगा कि अगर सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियां अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अकोमुलेट हो गए हैं, सोचो बहुत बड़ा ढेर उनका बन गया है, पेड़ों से पत्ते गिरते रहे और धीरे धीरे सड़ते गलते रहे, वो डिकम्पोज होते रहे। और ये जो पेड़ों के पत्ते एक समय बाद डिकम्पोज होते हैं, ये किसकी वजह से डिकम्पोज होते हैं? ये होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड सैप्रोफिटिक फंजाई। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सड़ी गली चीजों पे एक्ट करते हैं और उसको एकदम से पूरी तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी कि जब बैक्टीरिया और फंजाई अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगे, कई तरह की रिएक्शंस उसमें होंगी, और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एक हीट जो है प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो हीट जनरेट हो रही है, ये उस बैक्टीरियल और फंगल एक्शन की वजह से जनरेट हो रही है। तो अगर हीट रिलीज का अमाउंट हीट डिसिपेशन के अमाउंट से बढ़ जाए, सोचो अगर एक बैक्टीरियल एक्शन हो रहा है एक मिट्टी के ढेर में, एक लकड़ी के ढेर में, अगर वो हीट जनरेट हो रही है पर हीट डिसिपेट भी हो जा रही है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रही है, तब तो कुछ नहीं होगा। पर किसी कारण वो ढेर बहुत बड़ा है, हीप बहुत बड़ा है, और उसके अंदर अगर वो बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ती है और अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन ड्यू टू दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इफ इट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेशन, उस परिस्थिति में आग लगने की संभावना होती है। हालांकि बहुत रेयर है, पर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नेचुरल कंडीशन में अपने आप आग नहीं लगती है। तो मैंने आपको बताया लाइटनिंग की वजह से, दूसरा वोल्केनो की वजह से, और तीसरा जो ये बैक्टीरियल और जो फंगल यानी कि सप्रोफिटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से भी फायर के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये तो नेचुरल कंडीशंस हुई। जो एंथ्रोपोजेनिक है, एंथ्रोपोजेनिक कंडीशंस में कई बार इंटेंशनल भी हो सकती है, कई बार अनइंटेंशनल भी हो सकती है। अगर इंटेंशनल की बात करें तो जानबूझ के कोई व्यक्ति अगर ऐसा उपद्रव मचाना चाहे कि आग ही लगा देते हैं जंगलों में, एक परिस्थिति वो बन सकती है कि लोग गए और किसी ने वहां पे आग लगा दी, एक परिस्थिति वो है। दूसरा अनइंटेंशनल है कि कोई उस फॉरेस्ट से गुजर रहा था, उसने अपने जो है सेकने के लिए आग लगाई थी, और उसकी लापरवाही का नतीजा कि उसने बाद में आग जो है उसको बुझाया नहीं, और वो आग पूरे एरिया में फैल गई। ऐसा कुछ हो सकता है। या मान लीजिए वो व्यक्ति स्मोक करता है, वो सिगरेट पी के वैसे ही उसको नीचे फेंक देता है और उसकी वजह से उस एरिया में आग लग जाती है। ऐसी कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। और एक जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है, वहां पे बहुत सारे न्यूज़पेपर में छपा कि जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, वहां के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के जो जंगल हैं, वहां से जो फायर ट्रांसमिशन लाइन गई है, तो उनमें किसी स्पार्क की वजह से, क्योंकि अक्सर अमेरिका में कई बार ऐसा विटनेस किया गया है कि कोई ट्रांसफार्मर है या पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, और उनमें किसी स्पार्क की वजह से जो है वो फायर की घटनाएं हुई हैं। तो अगर ऐसा किसी ट्रांसफार्मर में या किसी जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, अगर वहां पे कोई ऐसा फायर का इंसिडेंट हुआ और उसके आसपास वो मटेरियल वहां पे मौजूद है, जो मैंने बताया कि इतने लंबे समय से वहां बारिश नहीं हुई, तो ड्रायर कंडीशंस वहां पे प्रिवेल करती हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है आगजनी का। तो ये जो कि माना जा रहा है इस बार की, शायद वो पावर ट्रांसमिशन की वजह से जो है वो कोई उसमें फेलियर हुआ, कोई स्पार्क हुआ, और उसकी वजह से वो आग भड़कती है वहां पे। ये तो कॉज हो गया कि आग कैसे लगी। पर हमारा जो टॉपिक है वो सेंटा एना विंड से हमने इसको रिलेट करना है कि आग लगी तो आग कंट्रोल क्यों नहीं हुई। अमेरिका जैसा देश, एक डेवलप्ड देश, और वहां पे उनके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है जो उनके पास ना हो। मतलब जो फायर फाइटिंग के लिए जो चीजें चाहिए प्रॉपर, उनके पास प्रॉपर फोर्सेस भी इस काम के लिए हैं। तो मतलब वो इस आग को क्यों कंटेन नहीं कर पाए? अब तो फिर भी कंटेन कर ली है, पर पिछले कुछ दिन जो है वो बहुत ज्यादा मुसीबत रही और बहुत ज्यादा वहां पे नुकसान हुआ। पूरे मतलब घर लोगों के जल गए। और इन इस फायर जो ये फायर की घटना थी, इसमें जो रॉबरर्स थे, जो डैकॉइट्स होते हैं, उन्होंने भी लूटपाट ठीक ठाक घरों में की। कई लोगों को अपने एरियाज पहले ही खाली करके जाना पड़ा कि हो सकता है कि रात को उनके घरों तक आग पहुंच जाए। तो ऐसी कई घटनाएं वहां पे विटनेस की गई। तो अमेरिका जैसा देश वो इस आग को क्यों इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाया? तो वही हम समझेंगे कि ये जो विंड्स हैं, ये जो पहाड़ों से नीचे विंड्स आ रही हैं, इस डेजर्ट से नीचे विंड आ रही हैं, जिनको सेंटा एना विंड्स बोलते हैं, इसका क्या किरदार है इस आग में, और कैसे वो इस आग को एक इन्फर्नो में चेंज कर देती है। इन्फर्नो यानी कि एक मैसिव फायर की तरह जो एकदम फैलती हुई चलती है, जिसको कंटेन करना मुश्किल होता है, एक आग के गोले की तरह हम बोल सकते हैं। तो क्यों जो है इसको कंटेन नहीं किया गया?
तो कारण मैंने आपको समझा दिए, कारण वो जनरल थे, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल भी हो सकते हैं, और साथ में नेचुरल भी हो सकते हैं। तो इस बार वो पावर ट्रांसमिशन वाला जो है वो ज्यादा माना गया है कि शायद उसकी वजह से ये फायर, इसकी फायर की घटना वहां पे हुई। अब ये इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि ये रॉकी माउंटेन और ये सेरा निवाडा माउंटेन, और इसके बीच में जो है ये ग्रेट बेसिन एक डेजर्ट है, और इस डेजर्ट से ये हवाएं नीचे आती हैं जिनको सेंटा एना विंड्स बोलते हैं। और ये हवाएं यहाँ पे देखो, पहले मैंने आपको बताया था कोई भी हवा हो, सामने घास में आग लगी हो, आप एक पंखा चला देंगे तब भी वो आग फैलेगी। पंखे की हवा तो एक जनरल हवा है, वो तो एक जनरल विंड है। पर इन सेंटा एना विंड्स में खास क्या है, क्योंकि ये जब पहाड़ों से नीचे आती हैं तो इस एरिया को और ज्यादा ड्रायर बनाती है। वो हमने समझना है कि क्यों ये विंड जब पहाड़ से नीचे आती हैं, क्यों वो इस एरिया को फर्दर ड्रायर बनाती हैं। और जनरली कोई भी विंड होगा तो आग को मतलब आगे फैलाएगी फैलाएगी, पर ड्रायर क्यों बनाती है वो हम साथ में इसको समझेंगे अभी। देखो, अभी उसी डायग्राम को थोड़ा सरल से आपको समझाता हूं। मतलब ऐसे रफली करके मैं नॉर्थ अमेरिका का यूं करके रफ सा स्केच बना लेता हूं। और यहां पे जो मैंने आपको माउंटेन बताए, ये हो गए रॉकी माउंटेन्स। और यहां जो मैंने एक चेन बताई आपको, छोटी चेन, ये है सेरा नेवाडा। ये सेरा नेवाडा, और यहाँ पे फिर ये लॉस एंजलिस वगैरह, कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस सब यहाँ पे। और इसके बीच में, इन रॉकी और सेरा नेवाडा के बीच में एक एक डेजर्ट है। एक डेजर्ट है, पर वो कैसे है देखो, थोड़ी हाईयर पोजीशन पे है। यानी कि ऐसे समझो, एक माउंटेन ये हुआ और ये रॉकी माउंटेन हुआ, और इनके बीच में ये ऐसे एक प्लेट्यू लाइक कंडीशन में है। ये मतलब इसका लेवल एकदम ग्राउंड लेवल पे नहीं है, थोड़ा ये भी हाईयर एलिवेशन पे है। और ये जो डेजर्ट हुआ, ये डेजर्ट हुआ ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन एक प्लेट्यू भी बोल सकते हैं, और ड्रायर कंडीशन रहती है तो एक डेजर्ट भी है। और यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया, जैसे पहाड़ों से नीचे आएंगे तो लॉस एंजलिस वगैरह वहां पे है। यहाँ पे आप ऐसे समझिए। तो अब इसके साथ साथ बेसिक ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे, तभी ये टॉपिक फर्दर आपको क्लियर होगा। देखिए, हवा में आप दो चीजें समझिए। पहले तो ये कि जो ये ग्रेट बेसिन है, जो ये डेजर्ट है, मतलब मिट्टी का जो एक रेतीला जो ये मैदान है, रेत की एक खास बात होती है। जब रेत में धूप लगे तो रेत गर्म भी एकदम होती है, और जब धूप ना हो तो रेत ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत कम है, मतलब बहुत जल्दी गर्म भी होगी और बहुत जल्दी अपनी हीट लूज भी कर देगी। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जब गर्मियों का समय होता है तो गर्मियों के समय में ये जो मिट्टी है ये अच्छी हीट रिसीव करती है, और ये मिट्टी ठीक ठाक गर्म होती है। और जब मिट्टी गर्म होगी तो इसके संपर्क में आने से ऊपर की एयर भी गर्म होगी, और जब एयर गर्म होगी तो गर्म एयर हमेशा राइज करती है। एयर जब गर्म होगी तो वो एक्सपेंड करेगी और राइज करेगी। तो जब एयर राइज करती है तो गर्मियों के समय में इस ग्रेट बेसिन डेजर्ट के ऊपर बनता है लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया। लेकिन सर्दियों में ठीक उल्टा हो जाएगा। गर्मियों में जितनी जल्दी ये रेत गर्म हुई थी तो सर्दियों में उतनी ही ज्यादा ये ठंडी है। और जब वो रेत ठंडी है तो उसके संपर्क में आने से जो ओवरलाइंग एयर है वो भी ठंडी है। और जब ओवरलाइंग एयर ठंडी होगी तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे जो ये ओवरलाइंग एयर मैंने आपको बताया ठंडी होगी, इस जगह में इस ठंडी एयर की वजह से जो ठंडी एयर होती है वो एक्सपेंड नहीं करती है, ठंडी एयर कंपैरेटिवली कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जब ठंडी एयर कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब पास पास रहती है, तो वहां पे प्रेशर कंडीशन बनेगी हाई प्रेशर। तो अभी जो सर्दियों का समय है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स है, सदर्न हेमिस्फेयर में तो समर्स है। तो ये जो सर्दियों का समय है, अब अमेरिका भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है तो ऑब्वियसली वहां पे भी समर्स है। तो ये जो यहाँ पे इस डेजर्ट के ऊपर जब हाई प्रेशर रीजन बनता है, और कहीं पे भी एयर को अगर हाई प्रेशर रीजन बनेगा, तो चाहे हवा हो या कोई भी चीज हो, खास करके अभी हम एयर की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज हमेशा टूवर्ड्स द ग्रेडियंट ज्यादा जाती है। मतलब अगर ये पेन मैंने यहाँ पे यूं रखा है, तो ये पेन यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा अपने आप, अक्रॉस द ग्रेडियंट नहीं जाएगा, ये टूवर्ड्स द ग्रेडियंट जाएगा, मतलब स्लोप से ही अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो इसी तरह एयर भी, मतलब मुझे पेन नीचे से ऊपर भेजना हो तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, लिफ्ट करना पड़ेगा इसको, और ऊपर से नीचे तो ये अपने आप जाएगा बिना किसी एनर्जी के। दैट इज टूवर्ड्स द ग्रेडियंट। तो उसी तरह जब ये इस हाइट रीजन में, रॉकी और सेरा निवाडा के बीच में जो ग्रेट बेसिन है, इसके ऊपर सर्दियों में हाई प्रेशर रीजन बनता है। तो ये जो हाई प्रेशर रीजन है, अब हाई प्रेशर से हवा हमेशा ब्लो करेगी टूवर्ड्स लो प्रेशर, क्योंकि हमेशा हाइयर से लो की तरफ ही चीज मूव करती है। तो कंपैरेटिवली ये जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ जो नीचे वाला एरिया है, कोस्टल जो रीजन है,
ये कंपैरेटिवली यहाँ पे लो प्रेशर है, और यहाँ पे इसके ऊपर बन जाता है हाई प्रेशर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है, जब कभी भी बीच में हाई प्रेशर कंडीशन हो और उसके सराउंडिंग में लो प्रेशर कंडीशन हो, ये बनती है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। और एंटी साइक्लोन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करता है। मतलब ये जो हवाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई, हाई प्रेशर जो इकट्ठा हुआ, हवाएं यूं क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हुए, मतलब ऐसे घूमते हुए जो है, ये हवाएं नीचे आ जाती हैं, इन पहाड़ों से नीचे उतरती हैं और वो पहुंचती हैं लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया वाले रीजन में। और जब ये नीचे पहुंचेंगी, और नीचे हर साल आती हैं, पर इस साल जब वो हवाएं आई तो वहां पे फायर की घटना हुई। और फायर की घटना जो हुई तो इन हवाओं ने उस घटना को और ज्यादा एग्रेवेट किया। देखो कैसे एग्रेवेट किया। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कोई भी हवा होती वो आग को बढ़ाती, पर ये आग कॉज करने में भी कैसे सहायक है, क्योंकि जब भी ये सेंटा एना विंड्स हाइयर रीजन से, हाइयर स्लोप से नीचे आती हैं, तो उस रीजन को और ज्यादा ड्रायर बना देती हैं। मतलब अगर उस रीजन में थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी बची भी हो, उसको भी खत्म कर देगी, एकदम ड्राई बना देगी। सोचो सूखी लकड़ियां और पत्ते पहले ही वहां जलने को तैयार खड़े थे, लेकिन उनको और ज्यादा इसने ड्रायर बना दिया, एकदम ड्राई कंडीशन कर दी। तो ये ड्राई कंडीशन इन विंड से कैसे हुई, आइए अभी इसको समझते हैं। पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा कि कैसे ये हवाएं, जो विंड्स ग्रेट बेसिन से, जो रॉकीज और सेरा नेवाडा के बीच में है, दैट इज ग्रेट बेसिन, और इनसे जो हवाएं नीचे आई, इन हवाओं को ये जो सेरा नेवाडा पर्वत श्रृंखला है, इसमें जो सेंटा एना माउंटेन्स भी हैं, तो उन माउंटेन से भी जब नीचे उतरती है तो इसको नाम दे दिया जाता है सेंटा एना विंड्स। तो ये विंड्स जब लॉस एंजल्स पहुंचती हैं तो आग को कैसे वो हेल्प करती हैं, उसको शुरू होने में, कैसे वो उस फ्यूल को बढ़ाने में मदद करती हैं। देखो, उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज एडियाबैटिक। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योग्राफी में, कन्वेक्शन हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है, एक एडियाबैटिक भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे एडवेक्शन भी कॉन्सेप्ट होता है, अभी हम सारे कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दैट इज एडियाबैटिक। देखो ये क्या चीज है। एडियाबैटिक का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम के अंदर की बात हो रही है, ना बाहर से कोई उसमें सोर्स, ना बाहर से कोई चीज ऐड हो रही है, ना अंदर से कोई चीज बाहर जा रही है। उस सिस्टम के, एक सिस्टम के कांस्टेंट उसके अंदर की बात होती है, दैट इज एडियाबैटिक। उदाहरण के लिए एक थर्मस है, एक थर्मस है, प्रॉपर थर्मस है, और वो प्रॉपर उसका लिड जो है, ढक्कन एकदम टाइटली क्लोज्ड है। तो एक थर्मस के अंदर का जो सिस्टम है, ये भी एडियाबैटिक सिस्टम है। मतलब ना उसकी हीट बाहर लूज हो रही है, ना बाहर की जो हीट या जो जो भी चिलिंग एयर है, ना उसके अंदर जा रही है। तो वो भी एक एडियाबैटिक कंडीशन है, मतलब एक सिस्टम के अंदर की हम बात करते हैं, दैट इज एडियाबैटिक। अब देखो यहां मैं एक बेसिक्स आपको एग्जांपल देता हूं। मतलब दो परिस्थितियां आप समझिए, ये दो परिस्थितियां समझने की कोशिश करते हैं। एक वो जगह है जहां पे एयर का असेंड होगा, मतलब एयर का राइज होगा, एक कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है जहां एयर डिसेंड करेगी, मतलब एयर जो है वो नीचे आएगी। जहां एयर राइज करती है और जहां पे एयर जो है वो डिसेंड करती है, दो परिस्थितियां हम देखते हैं। देखो, पहली जो कंडीशन है जहां एयर राइज करेगी, वो क्या कंडीशन है समझो। अभी मैं इसको सन के इंपैक्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि एयर राइज करने के कई तरीके हैं। जैसे इंडिया में जो बारिश होती है वो कैसे होती है, जैसे ही हमारे यहाँ इंडिया में ये वेस्टर्न घाट्स हैं, और जैसे ही यहाँ से मानसून आती है तो सामने पहाड़ से टकराती है। जैसे ही मानसून आई, ये पहाड़ से टकराई और टकरा के ऊपर चली गई, यहाँ बादल बने, बारिश हुई। एक कारण तो ये है। एयर ऊपर जाने के कई तरीके होते हैं, मैं आपको थर्मल वाला जो तरीका है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो दिन का समय है, सूर्य की गर्मी है, एकदम तेज है, और नीचे जमीन है, मान लो रेगिस्तान है, कुछ भी है। तो दिन में जब सनलाइट पड़ेगी तो ये रेत जो है वो हीट होगी, या पानी भी हो सकता है, पानी हीट होने के लिए ज्यादा समय लेगा। जब भी नीचे की सरफेस हमारी गर्म होगी, तो हमेशा सरफेस के पास एयर बहुत ज्यादा होती है। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अगर पहले 5 किलोमीटर तक हम इस एटमॉस्फेयर को देख लें, तो इसमें लगभग लगभग 85 टू 90% एटमॉस्फेयर इसी रीजन पे होता है। 85 टू 90% एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे होती है। क्यों होती है? ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि जो अर्थ के पास ग्रेविटी है, वो इस एयर को, एयर पार्टिकल्स को ये कैच करके रखती है, ये अपने पास पकड़ के रखती है। तो जैसे जैसे अगर मैं एक एटमॉस्फेयर का एक स्ट्रक्चर आपको समझा के बताऊं, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि नीचे नीचे एयर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब नीचे हवा बहुत डेंस होती है। जैसे जैसे हम हाइट में चलते हैं तो एयर रेरिफाइड होने लगती है। आप एकदम 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, एयर आपको बहुत दूर दूर मिलेगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चलता है। इसका लेमैन शब्दों में हम ये बोलेंगे कि जब हम ऊपर चलते चलते हैं, इसमें एटीट्यूड वाइज जब हम ऊपर चलते हैं, एल्टीट्यूड वाइज जब ऊपर चलते हैं, तो
तो एयर प्रेशर जो है वो कम होता है। एयर प्रेशर सिंपली हवा का भार है, क्योंकि जहां हवा ज्यादा होगी वहां ज्यादा एयर प्रेशर है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में हाइट में चलते जाएंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो एयर कम होती चलती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम हाइट में जा रहे हैं तो ग्रेविटी का प्रभाव कम है। तो मतलब ये हुआ, शॉर्ट में अगर समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम ग्राउंड लेवल पे हैं, जितना ग्राउंड लेवल पे हैं, उतना हमारा एटमॉस्फेयर डेंस होगा, और जितना हाइट में जाएं उतना एटमॉस्फेयर रेरिफाइड होता चलता है। तो अब देखिए, इसमें दिन का जब समय होगा, जब नीचे की लैंड गर्म होगी, मान लीजिए जमीन तो बहुत बड़ी है, पर सोचो इस हिस्से में मरुस्थल है, डेजर्ट है, और ये डेजर्ट गर्म हो गया जल्दी, क्योंकि मिट्टी है तो जल्दी गर्म हो गया, और इसके ऊपर की एयर राइज करती है। मतलब एयर, इसके ऊपर जो एयर होगी, ये एक एयर पैकेट हम मान लेते हैं। अब हर जगह एयर है, पर इस डेजर्ट के ऊपर वाली गर्म होगी। या मान लीजिए कोई बास्केटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप हाइपोथेटिकल इमेजिन कर लीजिए कि लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर का ग्राउंड है, इतना बड़ा बास्केटबॉल की पिच है और पूरी कंक्रीट की बनी हुई है। तो इतना बड़ा ग्राउंड, जैसे पूरे दिल्ली जितना इतना बड़ा इमेजिन कीजिए, कंक्रीट का कोई ग्राउंड है, वो भी अच्छी हीट रिसीव करेगा, वो भी गर्म हो जाएगा। इसके संपर्क में आने के, इस ग्राउंड के संपर्क में आने से ऊपर का जो एयर है, ऊपर की जो एयर पार्टिकल है, वो गर्म हो जाएगा। और जब एयर पार्टिकल गर्म होगा तो इस गर्मी से क्या होगा कि एयर पार्टिकल जो है वो एक्सपैंड करने लगेगा और धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर कोई चीज जो है वो राइज करती है, मतलब कोई चीज लाइटर होती है, और लाइटर होगी तो वो राइज करेगी, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और उसके बाद उसका एसेंड होगा। तो ये एयर पैकेट जो है ये ऊपर असेंड करना शुरू करेगा, क्योंकि ये लाइटर होता चलेगा, क्योंकि ये गर्म हवा है, लाइटर होगा, तो ये ऊपर असेंड करने लगेगा। तो जब ये एयर पैकेट ऊपर असेंड करता है, जैसे ही जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये और ज्यादा एक्सपैंड करता रहेगा, मतलब और फर्दर एक्सपैंड करता रहेगा। अभी ये इतना एयर पैकेट है, पर जब ये एक ठीक ठाक हाइट में पहुंचेगा तो और बड़ा एक्सपैंड हो गया होगा। तो एयर पार्टिकल तो इसके अंदर लिमिटेड है, पर अगर बाहर का एरिया एक्सपैंड हो गया तो मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती चलती है, एयर की डेंसिटी कम होती चलती है, ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ दैट एयर पैकेट। अब देखो ऐसा क्यों है, मतलब जब एयर हमारी असेंड करती है तो वो एक्सपैंड क्यों करती है? इसके पीछे एक बेसिक सा तर्क समझो, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। आप इमेजिन करो कि ये 4 किताबें हैं, ऐसा इमेजिन करो कि एक के ऊपर एक मैंने 4 किताबें रखी हैं, और सबसे नीचे ये वाली किताब है। तो अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा वेट किस बुक के ऊपर होगा? ऑब्वियसली इस बुक के ऊपर होगा। जो किताब सबसे नीचे रखी है उसके ऊपर ऊपर की 3 किताबों का सबसे ज्यादा भार होगा। भार मतलब प्रेशर समझ लीजिए। उसी तरह आप ऐसे इमेजिन करो कि ये पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है जिसको हम अभी कंसीडर कर रहे हैं। इस एटमॉस्फेयर में जो एयर पार्टिकल सबसे नीचे होगा उसके ऊपर सारे एयर पार्टिकल्स का भार है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसलिए ग्राउंड लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ में चढ़ने लगते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ओवरलाइंग एयर कम है। और वो क्यों कम है? क्योंकि मैंने आपको समझाया, जैसे हम ऊपर चलते हैं तो एटमॉस्फेयर रेरिफाइड होता चलता है, गैसेस कम होती चलती हैं। इस पैकेट के ऊपर जो दबाव है, भार है, वो कम है। तो ऊपर का भार कम है तो आराम से रिलैक्स करेगा, एक्सपैंड होगा। तो इतना अभी आप समझिए कि जब भी एयर असेंड करती है तो असेंडिंग एयर हमेशा एक्सपैंड करती है। क्यों एक्सपैंड करती है? ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब इसके ऊपर जो भार होगा वो कम होगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी ये बुक सबसे नीचे है, इसके ऊपर ऊपर की 3 किताबों का भार है, तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे हुआ। इस बुक को मैं उठा के ऊपर कर दूं, सबसे ऊपर कर दूं, तो सबसे कम भार इसके ऊपर होगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि जब भी कोई एयर पैकेट असेंड करता है तो वो वॉल्यूमेट्रिक, जो वॉल्यूम के तरीके में वो एक्सपैंड करता है। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर इट, उसकी वजह से ये एक्सपैंड करता है। और जब ये एयर पैकेट एक्सपैंड करेगा, इसके जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर जाएंगे, और एयर मॉलिक्यूल्स के दूर दूर जाने का मतलब है इनके आपस में टकराने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन जिसको बोलते हैं, वो टकराने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये आपस में नहीं टकराएंगे, और आपस में नहीं टकराएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन प्लस फ्रिक्शन नहीं होगा, और उसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट जनरेट नहीं होगी। इसलिए राइजिंग जो एयर पैकेट है वो कंपैरेटिवली कोल्डर भी रहता है, पर वो वॉल्यूमेट्रिकली एक्सपैंड रहता है ड्यू टू लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर इट। अब इसका ठीक अपोजिट समझते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखो, ये पहाड़ है और नीचे ये मैदान है। अब आप सोचिए, पहाड़ के ऊपर एक इमेजिन कीजिए कि किसी वजह से ये एयर पार्टिकल है, एयर पैकेट यहाँ पे है। एयर पैकेट सेम ऐसे ही, जिसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स है, ऐसे करके आप इमेजिन कर लीजिए ये एक एयर पैकेट है। लेकिन अब
ठीक ठाक ऊपर जाने के बाद मान लीजिए आप सपोज करो ये ठंडा हो गया है और ये एयर पैकेट अब नीचे आ रहा है, और जब ये एयर पैकेट नीचे आएगा, वही वाला एग्जांपल लो कि अब सबसे ऊपर वाली जो बुक थी इसको हमने दूसरे नंबर पे रख दिया, इसके ऊपर इस किताब का भार पड़ गया, फिर हमने तीसरे नंबर पे रखा, फिर इन दोनों का भार पड़ गया। जैसे ही बुक चौथे नंबर पे आई तो ऊपर की तीनों बुक्स का भार इसके ऊपर पड़ेगा, मतलब प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ नहीं है, सिंपली ये हवा का वो ओवरलाइंग वेट है, ओवरलाइंग प्रेशर है जो लोअर जो सरफेसेस है उसके ऊपर ये एक्सर्ट करती है। तो अब देखिए जब ये एयर पैकेट नीचे आएगा, अब वही मैकेनिज्म समझिए कि मैंने आपको बोला था नीचे एयर बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। जैसे हम हाइट में जाएंगे तो एटमॉस्फेयर रेरिफाइड होता चलता है। तो जैसे जैसे ये एयर पैकेट नीचे आता चलेगा, इस एयर पैकेट के ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, वो इंक्रीज करता है। वही मैकेनिज्म जो अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे जैसे हम बुक को नीचे करते चलेंगे उसके ऊपर फर्दर उन बुक्स का भार पड़ता चलेगा। तो जब ये एयर पैकेट फाइनली एकदम ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक दबाव पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा। अब सोचो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब उस एयर पार्टिकल पे पड़ेगा तो वो एयर पैकेट जो है वो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब वो एयर पैकेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब इतने पार्टिकल से ये कॉन्ट्रैक्ट होके इतना रह गया। अभी साइज बड़ा था पहले, नीचे आया तो बहुत कम रह गया। आप ऐसे इमेजिन करो कि इतना सा वो रह गया, लेकिन एयर मॉलिक्यूल तो उसके अंदर कांस्टेंट है। पर इसके वॉल्यूम में जब कमी आएगी तो अंदर इनके बीच में इनकी डेंसिटी बढ़ेगी, और इसकी वजह से जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, तो इसके जो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कोलिजन की संभावना बढ़ेगी, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन ज्यादा होगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन ज्यादा होगा उसकी वजह से एक हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर जनरेट होता है, और वो जो हीट जनरेट होती है वो अगर वहां पे ड्राई कंडीशंस हैं उसको और ज्यादा ड्राई कर देती है। यही कारण है कि दुनिया के जितने डेजर्ट हैं वो हमारे लगभग 30 डिग्री के आसपास ही बनते हैं। और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे जब हमारी ये मानसून आती हैं तो वेस्टर्न घाट के इस तरफ यानी कि पहाड़ के इस तरफ ठीक ठाक बारिश करते हैं, मॉइस्चर अपना सारा यहाँ खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ जब ये हवाएं जाती हैं एक तो मॉइस्चर बचता ही नहीं है तब तक, एक कारण ये। दूसरा जब ये एयर पैकेट नीचे आता है तो इस मैकेनिज्म को समझिए, वो एयर पैकेट जब नीचे आएगा तो और ज्यादा वहां पे गर्मी प्रदान करेगा। क्यों प्रदान करेगा, पूरा मैकेनिज्म मैंने समझा दिया कि जब एयर पैकेट नीचे आएगा तो उसके ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलिजन की संभावना ज्यादा होगी, और जब कोलिजन ज्यादा होगा तो उससे फ्रिक्शन जनरेट होगा, उस फ्रिक्शन से एक हीट जनरेट होती है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एडियाबेटिक। मतलब ये और सरल भाषा में समझिए कि सोचो मुझे अपने हाथ गर्म करने हैं, हालांकि परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, लेमैन एग्जांपल है पर समझने का काम करेगा। जैसे ये मेरे हाथ हैं, अगर मुझे अपने हाथ गर्म करने हैं, मान लो सर्दियों का समय है, एक तरीका तो ये है कि मैं किसी आग के सामने बैठ जाऊं, आग के सामने बैठा तो हाथ गर्म हो गए, वो तो कोई एक एक्स्ट्रा हीट सोर्स है, एक्सटर्नल हीट सोर्स है जिसकी वजह से तपने के कारण मेरे हाथ गर्म हुए। पर सोचो एक्स्ट्रा हीट सोर्स नहीं चाहिए, मुझे लगेगा कि अपने हाथ गर्म करने हैं, तो मैं बहुत तेजी से इनको आपस में जो है ऐसे रगड़ूंगा, रब करूंगा, जिसकी वजह से ये जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, हाथों के टकराने से जो घर्षण बन रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उससे 1-2 मिनट के बाद जो है हाथ गर्म हो जाएंगे। एक तरीका ये भी था। उसी तरह यहाँ पे ये जो एयर पैकेट है ये नीचे आने पे गर्म हो गया। क्यों गर्म हुआ, बाहर से कोई हीट नहीं मिली इसको, अपने आप गर्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर के जो एयर मॉलिक्यूल्स थे उनका इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन यहाँ पे बढ़ा, वो फ्रिक्शन बढ़ा, और उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होता है, और थोड़ी बहुत जो ह्यूमिडिटी बची हो वो भी उसकी वजह से खत्म हो जाती है, यानी कि और ड्रायर कंडीशंस जो है ये उसको प्रोवाइड करता है। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ जो एडियाबैटिक का मैंने समझाया। तो इससे आपको एक बात ये क्लियर हुई कि जब भी हायर रीजन से लोअर रीजन पे एयर डिसेंड करेगी, हायर रीजन से लोअर रीजन पे जब एयर डिसेंड करेगी, ये हमेशा एक वार्मिंग इफेक्ट देती है। कहीं पे भी एयर जब डिसेंड करेगी वो नीचे वार्मिंग इफेक्ट देगी। यानी कि अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और ज्योग्राफी में एक बेसिक टॉपिक पढ़ा जाता है कि ये इक्वेटर वाला रीजन है, यहाँ से विंड्स असेंड करती हैं और वो 30 डिग्री के आसपास गिरती हैं, जिसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। और जिस रीजन पे ये हवाएं गिरती हैं 30 डिग्री वाला रीजन, तो दुनिया के जितने मोस्टली हार्श डेजर्ट्स हैं, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, वो 30 डिग्री के आसपास ही बनते हैं। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री के आसपास वो विंड जाके नीचे गिरती है, और जहां भी एयर नीचे डिसेंड करेगी वहां आप समझ आइए वहां बारिश की संभावना नेग्लेक्ट हो जाती है, और वहां पे वो टेम्परेचर राइज होता है उस इंटरमोलिकुलर कोलिजन, उस फ्रिक्शन की वजह से। यही प्रोसेस, इसको हम एडियाबैटिक मैकेनिज्म बोलते हैं। मतलब कोई एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, बाहर से कोई हीट सोर्स इसके पास नहीं है, फिर भी जो एयर पैकेट है वो अपने आप वार्म हो जाता है।
अब इसको रिलेट करते हैं हम सेंटा एना विंड से। पर इस पूरे एक्सप्लेनेशन से आपको एक बात समझ आ गई कि जैसे विंड नीचे डिसेंड करेगी, एडियाबैटिकली इट वार्म्स अप। एडियाबैटिकली जो है ये गर्म होती है, और जब गर्म होगी मतलब और ज्यादा ड्राई एयर कंडीशन वहां करेगी। अब इमेजिन करिए जो मैंने आपको समझाया कि ये रॉकीज हो गए, ये सैरा नेवाडा हो गया, और ये ग्रेट बेसिन हो गया, और यहाँ पे ये लॉस एंजलस हो गया। अब लॉस एंजलस जो कैलिफोर्निया का रीजन है, वहां पे वैसे ही 150 सालों में दूसरी बार हुआ कि सबसे कम बारिश हुई। ऑलरेडी यहाँ पे ड्राई कंडीशन थी, और जब इस हाइयर रीजन से ये हवाएं नीचे आती हैं, देखो हवाएं नीचे आती हैं मतलब डिसेंड करती हैं, इस हाइयर लेवल से नीचे डिसेंड करती हैं, मतलब ये सैरा नेवाडा, ये रॉकीज, ये ग्रेट बेसिन, इसके ऊपर बना हाई प्रेशर, और इससे जब हवाएं नीचे आएंगी यहाँ पे लॉस एंजलस की तरफ, तो जब एयर पैकेट नीचे आएगा तो ये एडियाबैटिकली वार्म होगा। वो एयर पैकेट उस इंटरमोलिकुलर कोलिजन की वजह से वार्म होगा और यहाँ पे ड्राइंग इफेक्ट देगा। अब ऐसा तो दुनिया में कई जगह होता है, पर यहाँ पे क्यों खास है, यहाँ पे और ज्यादा वार्म क्या होता है? देखो उसको ऐसे समझिए कि जो पहाड़ होते हैं उनमें ऐसी गोर्जेस होती हैं, ये पहाड़ों में बीच में तंग ऐसी, जिसको हम बराबर हो तो गोर्ज बोल देते हैं, ऐसे हो तो वी शेप वैली बोल देते हैं, अगर ऊपर से यूं हो और नीचे फिर हो तो हम इसको कैनियन बोल देते हैं। मतलब नीचे और ऊपर लेंथ समान मतलब सेम ना हो, दैट इज कैनियन। तो चाहे कैनियन है, गोर्ज है, या वी शेप वैलीज हैं, कुछ भी हो सकता है पहाड़ों के बीच। ऐसे जो हम बचपन से पहाड़ पढ़ते आए हैं, तो ये बीच में ये वैलीज हो गई। तो गोर्ज हो, वैलीज हो, कैनियन हो, कुछ भी होगा। तो जब ये जो सेरा नेवाडा माउंटेन देख रहे हैं, इन माउंटेन में ऐसी बहुत तंग स्पेसीज हैं, बहुत नैरो गोर्जिस हैं, और जब ये हवाएं नीचे आती हैं, वो इन नैरो गोर्जिस की वजह से, इन नैरो गोर्जिस से पास होते हुए नीचे आती हैं। आप खुद सोचो कि पहाड़ से एक एयर पैकेट नीचे आना है, ऐसे इमेजिन करो ये पहाड़ है, ये एयर पैकेट है, और ये पहाड़ से नीचे आना है। एयर पैकेट जिसके अंदर मैं बता रहा हूं कि एयर मॉलिक्यूल अभी दूर दूर है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर कम है। जैसे जैसे एयर पैकेट नीचे आएगा, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम में कम होगा, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर कोलिजन बढ़ेगा और उस फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी। लेकिन ये एयर पैकेट जब नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा, जो ये माउंटेन्स हैं, सेरा निवाडा जो माउंटेन है, उनकी इन नैरो स्पेसिस से होता हुआ पास करेगा। आप सोचो इतना बड़ा एयर पैकेट है, और इस नैरो स्पेस से उसने पास करना है। इस नैरो स्पेस से जब ये पैकेट नीचे आएगा तो ऐसे करके इस नैरो स्पेस से पास करेगा। तो सोचो ये एक नैरो स्पेस हुआ, ये एयर पैकेट हुआ। जब एयर पैकेट इस नैरो स्पेस से जाएगा तो वॉल्यूम में कुछ समय के लिए और कम होगा, एकदम पिचकेगा, ऐसा आपको दिखेगा, जिसकी वजह से वो इंटरमोलिकुलर कोलिजन और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे और ज्यादा जो है वो वार्मिंग इफेक्ट देगा। तो ये भी एक कारण है कि जब इन सेरा निवाडा से नीचे ये हवाएं आती हैं, तो बहुत जो क्लोज गॉर्जिस हैं, जो वी शेप वैलीज हैं, गॉर्जिस हैं, कैनियंस हैं, वहां से ये पास करती हैं। और उसके बाद जो है जब ये नीचे आती हैं, तो नीचे ये आगे फिर लॉस एंजलस, कैलिफोर्निया, ये पूरा रीजन, और उसमें लॉस एंजलस। और जब ये हवाएं नीचे पहुंचती हैं, तो वहां मैंने आपको बताया कि 150 सालों में दूसरी बार हुआ कि सबसे कम वहां बारिश हुई, और ऊपर से आग में घी डालने का काम किया इन सेंटा एना विंड्स ने। तो कोई भी विंड होती वो आग को बढ़ाती, वो एक बात थी। पर सेंटा एना खास क्यों है? क्योंकि वो डेजर्ट रीजन से आती हैं, जहां हाई प्रेशर आज के दिनों में बनता है, और जब वो नीचे आती है तो वो और ज्यादा, जब कोई भी एयर नीचे आती है तो एडियाबैटिकली वो वार्म होती है, ड्राइंग इफेक्ट देती है, और साथ में इन तंग गोर्जिस की वजह से और ज्यादा वार्मिंग इफेक्ट वहां पे देगी। तो जब ये सेंटा एना विंड्स आई, इसने उन सूखी लकड़ियों को, जो इस साल सबसे ज्यादा सूखी थी, जो पत्ते थे वहां पे पेड़ों के, जो लीटर होता है जो नीचे गिरता है, उसको और ज्यादा ड्राई बनाया, और वहां पे आगजनी की घटना हुई। अब ये आग कैसे लगी ये क्लियर नहीं है, मैंने आपको बताया बहुत सारे कारण होते हैं जंगलों में आग लगने के, ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। इस बार माना जा रहा है कि वो पावर ट्रांसमिशन जो लाइंस होती हैं उनमें में भी किसी स्पार्क की वजह से हुआ था। तो अल्टीमेटली हमने ये टॉपिक जो है, इसको जितना हो सकता था मैंने प्रयास किया आपको सरल शब्दों में इसको समझाने का। और अभी एक बार आते हैं उसी स्लाइड में। तो देखो इस डायग्राम को देखिए, मतलब ये वो ग्रेट बेसिन वाला रीजन है, जो जिसके ऊपर जो हवा है वो कंपैरेटिवली ठंडी है, वो हाई प्रेशर भी है। ठंडी क्यों है? क्योंकि सर्दियों का समय है, और डेजर्ट जो है मैंने बताया मिट्टी है, गर्मियों में जितनी जल्दी गर्म होती है तो ठंड में उतनी ठंडी भी होती है। तो कोल्डर रीजन है, उसके ऊपर हवा जो है वो एकदम ग्राउंड लेवल पे ही है, उस ठंड के कारण वो राइज नहीं कर पाई है, तो हाई प्रेशर बनेगा। और अगर पहाड़ के ऊपर यहाँ हाइयर रीजन पे हाई प्रेशर है, और नीचे लॉस एंजलस के पास लोअर प्रेशर है, तो हवा हमेशा हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आती है। पर इस डायग्राम को देखो, इस एरिया को देखो, कितनी तंग रीजन से ये हवाएं नीचे उतर रही हैं। अभी ये हवाएं जब ऊपर से चली थी तो ठंडी थी, लेकिन नीचे आते आते ये कलर इसका रेड हो गया है, मतलब वो वार्मर हो गई है।
यहाँ कूलर थी और यहाँ पे जो है वो एयर वार्मर हो गई है। और वार्मर क्यों हुई उसके लिए मैंने आपको वो एडियाबैटिक कॉन्सेप्ट समझाया कि जब भी कोई एयर पैकेट नीचे आता है तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, बाहर का कोई हीट सोर्स नहीं है, उस पैकेट के अंदर का पूरा खेल है, उन कोलिजन और उस फ्रिक्शन की वजह से है जो वो एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है और ये फिर वो आगे उस फ्यूल का काम करती है, उस आग को एग्रेवेट करने में ये हेल्प करती है। अब ये और वहां के मैप्स में देखें, देखो ये ग्रेट बेसिन है, इधर ये रॉकीज थे, इधर ये सेरा निवाडा है और यहाँ से ये जो है ऐसे क्लॉकवाइज सर्कुलेशन में ये हवा नीचे आती है और यहाँ लॉस एंजल्स जब पहुंचती है तो फिर इसने वहां पे जो है फायर क्रिएट की, क्योंकि ये लोअर प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। फायर क्रिएट की नहीं तो हम फायर क्रिएट की ये तो नहीं बोल सकते हैं, पर फायर जो है उसकी वजह से एग्रेवेट हुई, उसने वो कंडीशंस प्रोवाइड की वहां पे आग लगने के लिए। ऑलरेडी ड्रायर कंडीशन थी, इसने और ज्यादा ड्रायर की। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने समझे, इसमें ज्योग्राफी भी है, इसमें क्लाइमेट चेंज भी है। क्लाइमेट चेंज इसलिए है क्योंकि पूरे 150 सालों में दूसरी बार हुआ कि सबसे कम वहां बारिश हुई हो, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। जो जो हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारा नेचर अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है कुछ सालों से ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज की वजह से, मेनली वो भी एक कारण है। बाकी ये सारे मैप्स हैं, तो ये ईस्टर्न साइड ऑफ रॉकीज माउंटेन है, इधर ये सैरा निवाडा है, बीच में ग्रेट बेसिन वाला एरिया है, यहाँ से हवाएं नीचे की तरफ आती हैं। तो ये टॉपिक था एक इजीएस्ट वे में, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी लूसिड वे। और जो है जल्द ही नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा, करंट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको फिर समझने का प्रयास करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। कुछ भी आप किसी भी वीडियो पे, किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कि कोई मुश्किल टॉपिक है, उसमें आपको इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर जरूर विचार किया जाएगा। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।